हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अफेयर्स एल्केमी। आज हम 8 और 9 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के वो सब हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एथलेटिक्स दिवस वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 5 मई, ऑप्शन सी 7 मई, ऑप्शन डी 10 मई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7 मई। तो विश्व एथलेटिक्स डे जो दिवस है वो हर वर्ष 7 मई को मनाया जाता है। तो इसका जो उद्देश्य है वो युवाओं में फिटनेस, खेल भावना और एथलेटिक्स के प्रति रुचि बढ़ाना। इस दिन विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 7 मई को। और ये सबसे पहले कब मनाया गया? सबसे पहले 1996 में 1996 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड एथलेटिक्स डे जो है सेलिब्रेट किया गया। ये किसकी उसमें किया गया? ये किया गया कि एटलांटा जो ओलंपिक्स की उसकी सेंचुरी जो ईयर थी, जो 100 जो 100वां जो साल था उसको सेलिब्रेट करने के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स डे जो है वो मनाया गया था। और एटलांटा ओलंपिक्स आप जो बात कर रहे हैं वो आज के जो मॉडर्न ओलंपिक्स गेम है जिसका वही पहले कहलाते थे एटलांटा ओलंपिक्स। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे जो है किसके द्वारा बनाया गया, मतलब किसने इसकी स्थापना की? तो ये स्थापना की थी इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन IAAF ने। तो IAAF जो क्या है, जो IAAF जो है वो भी कब बना था? IAAF जो बना था वो 1912 के अंदर स्टॉकहोम के अंदर बना था। और 19 बाद में 2019 के अंदर जो IAAF है, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, उसने अपना नया ऑफिशियली नाम चेंज किया और उसने अपना नाम ऑफिशियली नाम रखा था वर्ल्ड एथलेटिक्स। तो अभी अगर हम बात करें ऑफिशियल थीम की कि 2026 के लिए, तो ऑफिशियल थीम जो है कोई भी अनाउंस नहीं की गई अभी तक वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा। तो अगर 2025 की अगर हम बात करें, 2025 में वर्ल्ड एथलेटिक्स डे की जो थीम थी वो थी रिले अराउंड द वर्ल्ड चैलेंज। तो याद रखना, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 7 मई को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड CBFC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी शशि शेखर वेम्पति, ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन डी राजीव चंद्रशेखर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शशि शेखर वेम्पति। तो केंद्र सरकार ने पूर्व प्रसार भारती CEO शशि शेखर वेम्पति को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने प्रसून जोशी को का स्थान लिया जिन्हें हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष बनाया गया। तो अभी नए CBFC के नए चेयरपर्सन कौन होंगे? वो होंगे शशि शेखर वेम्पति। वो किसको सक्सीड करेंगे? वो प्रसून जोशी को सक्सीड करेंगे। हमने हमारी रिसेंट जो वीडियोस थी उसमें डिस्कस भी किया था कि प्रसून जोशी को किसका हेड बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है, वो बनाया गया था प्रसार भारती का। और ये जो है शशि शेखर वेम्पति, ये भी CEO रह चुके हैं प्रसार भारती के। अगर इनकी हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये इन्होंने BTech की है केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर। किससे की है? IIT बॉम्बे से। अब CBFC का इसके अंदर थोड़ा सा डिस्कस हुआ है, नाम आया तो हम इसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो CBFC है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये रेगुलेट करता है कि जो फिल्में बनती हैं उनके पब्लिक में आने से पहले उनको सर्टिफाई करता है। बिना इसकी सर्टिफिकेशन के कोई भी फिल्म आप पब्लिक में रिलीज नहीं कर सकते। तो ये तभी रिलीज कर सकते हो जब ये आपको एक सर्टिफिकेशन देगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके 9 रीजनल ऑफिस हैं ऑल ओवर इंडिया। एक मुंबई में है, पहला मुंबई, दूसरा चेन्नई में, तीसरा कोलकाता में है, चौथा हैदराबाद में, पांचवा बेंगलुरु,
छठा न्यू दिल्ली, सातवां गुवाहाटी, आठवां कटक और नौवां तिरुवनंतपुरम में। तो सीबीएफसी के नए चेयरपर्सन कौन होंगे? शशि शेखर वेम्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। तो इंडिया पहली बार जो है IBF जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो शिखर सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। यह सम्मेलन जो नई दिल्ली के अंदर आयोजित होगा, जिसका उद्देश्य बड़ी दिल्ली प्रजातियों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना है। जो IBCA जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट जो है उसका मुख्यालय कहाँ होगा? हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडिया के अंदर है। ये लॉन्च कब हुई थी? ये लॉन्च हुआ था 2023 के अंदर, 2023 के अंदर PM मोदी के गाइडेंस के अंदर। और ये जो अलायंस है ये कब से कब होगा? ये होगा 1 और 2 जून को 2026 में। तो ये क्यों बनाया गया? ये बनाया गया कि जो बिग कैट बड़ी जो बिग कैट हैं उनके कंजर्वेशन के लिए। तो 7 जो मेजर बिग कैट स्पीसीज हैं वो है, पहला लायन, दूसरा टाइगर, तीसरा लेपर्ड, चौथा सोनो लेपर्ड, पांचवा चीता, छठा जैगुआर और सातवां पाउंडर। तो अब हम इसके अंदर पार्टिसिपेशन की बात करें तो जो बहुत से जो हेड एंड स्टेट्स के वो पार्टिसिपेट करेंगे, साइंटिस्ट हैं स्टेट, बहुत से हेड स्टेट्स के वो पार्टिसिपेट करेंगे, पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम के 150वें वर्ष के अवसर पर केंद्र सरकार ने क्या प्रस्तावित किया है? ऑप्शन ए से भारत का नया राष्ट्रगान बनाना, ऑप्शन बी से राष्ट्रीय खेल घोषित करना, ऑप्शन सी इसे राष्ट्रगान का गान जैसी कानूनी मान्यता देना, ऑप्शन डी इसे यूनेस्को विरासत सूची में शामिल करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसे राष्ट्रगान जैसी कानूनी मान्यता देना। तो वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रगान के सम्मान कानूनी दर्जा देने की दिशा में कदम उठा रही है। तो इसको किस एक्ट के तहत ये दर्जा दिया जाएगा? जो पहले से हमारे जो कुछ जैसे नेशनल एंथम है, नेशनल बर्ड है, नेशनल फ्लैग है, उनको भी ये सब दिया गया है। तो इसको दर्जा दिया जाएगा प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट के तहत। ये जो है लीगल स्टेटस दिया जाएगा। जो अब वंदे मातरम की अगर हम बात करें तो वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? वंदे मातरम लिखा गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 1875 के अंदर। और ओरिजिनली जो है ये किसके अंदर लिखा गया था? ये लिखा गया था संस्कृत बंगाली के अंदर, संस्कृतराइज्ड बंगाली के अंदर। मतलब वो बंगाली भाषा जिसके अंदर मैक्सिमम संस्कृत के ही शब्द थे। अब इस कानून के तहत ये जो एक्ट है इसके तहत अगर कोई इस जैसे अगर हम वंदे मातरम है या जिसको भी दर्जा लीगल स्टेटस दिया जाएगा, अगर इसको ये लीगल स्टेटस मिल जाता है तो उसके बाद अगर कोई इसका अपमान करता है तो उसको या तो 3 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, विश्व के पहले 24 घंटे चलने वाले समाचार चैनल के संस्थापक टेड टर्नर का संबंध किस चैनल से था? ऑप्शन है BBC, ऑप्शन बी फॉक्स न्यूज, ऑप्शन सी CNN, ऑप्शन डी अल जजीरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी CNN। तो विश्व के पहले 24 घंटे चलने वाले समाचार चैनल का संस्थापक कौन थे? टेड टर्नर। उन्होंने कौन से चैनल की स्थापना की? CNN। CNN की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो केबल न्यूज नेटवर्क। तो टेड टर्नर ने 24 दुनिया का पहला 24 घंटे चलने वाला न्यूज़ चैनल स्थापित किया था, लॉन्च किया था। और उन्होंने ये और CNN को उन्होंने कब लॉन्च किया? उन्होंने लॉन्च किया था 1 जून 1980 को। उस समय पे क्या था कि न्यूज़ जो थी वो लिमिटेड होती थी। और साधारणतः अगर हम देखें तो उस समय जो न्यूज़ थी सिर्फ
इवनिंग सायकाल की जो बुलेटिन्स होती थी उसमें ही उनको बताया जाता था। परंतु टैड टर्नर एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेके आए। उन्होंने लाइव न्यूज़ चैनल का जो है प्रसारण दिखाया ऑल ओवर द थ्रू आउट द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इन्होंने लाइव न्यूज़ कवरेज दिखाया गया। इनिशियली माना गया था, बहुत सारे क्रिटिक्स भी दिए थे इसके ऊपर कि कौन क्या लोग जो हैं 24 घंटे तक न्यूज़ देखेंगे, पूरे दिन न्यूज़ देखते रहेंगे। लेकिन लोगों ने माना ये फेल भी होगा, लेकिन ये एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट था। बाद में जाके ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा। जो 24 घंटे चलने वाले जो समाचार चैनल थे वो उनका सक्सेस रहा। तो नेक्स्ट, तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद किस देश के प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया गया है? ऑप्शन ए फिजी, ऑप्शन बी सोलोमन द्वीप समूह, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी समाओ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सोलोमन द्वीप समूह। तो हाल ही में सोलोमन द्वीप समूह के जो प्रधानमंत्री हैं को संसद में अविश्वास प्रस्ताव सफल होने के बाद पद से हटा दिया गया। यह देश प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है। तो जो सोलोमन आइलैंड है उसके पीएम कौन है? जेरेमा मनेले जो है उनको हटा दिया गया है। वो क्योंकि जो अविश्वास प्रस्ताव जो था वो हार गए हैं और उस जो कोalition जो गवर्नमेंट थी वो अब खत्म हो गई है। 50 मेंबर की इनकी पार्लियामेंट है, जिसके अंदर जो 26 वोट है वो जो नो कॉन्फिडेंस जो मोशन था, विश्वास प्रस्ताव उसके पक्ष में थे और 22 जो थे उसके अगेंस्ट में थे। तो 26-22 से ये प्रस्ताव जो है पारित हुआ और सोलोमन आइलैंड के जो पीएम है उन्होंने अपनी गवर्नमेंट वो नो कॉन्फिडेंस मोशन हार गए और अपनी गवर्नमेंट जो उनकी गवर्नमेंट थी वो खत्म हो गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जननी डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया जननी। जननी की अगर फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो जननी की फुल फॉर्म होगी जर्नी ऑफ एंटीनेटल, नेटल एंड नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर। इसकी हिंदी अगर फॉर्म बात करें तो प्रसव पूर्व, प्रसवकालीन और नवजात शिशु की एकीकृत देखभाल की यात्रा। मतलब जो न्यू बोर्न बेबी है या फिर प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं की रख रखाव, उनकी देखभाल करना, और जो शुरुआत से लेके लास्ट तक बच्चे के जन्म तक जो मैटरनल जो माता है वो और जो इन्फेंट है उसकी देखभाल के लिए जो जननी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के में स्थान पाने वाला CRRI BPCL प्रोजेक्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष अनुसंधान, ऑप्शन बी सड़क निर्माण तकनीक, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन डी जैव प्रौद्योगिकी। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा सड़क निर्माण तकनीक। तो CRI की फुल फॉर्म है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट और BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन दोनों को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला है। किस प्रोजेक्ट के तहत? CRRI इनको जो प्रोजेक्ट मिला है वो मिला है कि इन्होंने इंडिया के पहला रोड जो बनाया है, एक सेक्शन बनाया रोड का जियो सेल्स का यूज करके। वो जियो सेल्स किसके बने हुए थे? जो बिल्कुल जो प्लास्टिक जो वेस्ट हो चुका था उस प्लास्टिक के वेस्ट को यूज करके इन्होंने इंडिया का एक रोड बनाया है। तो उसके आधार पर इन्हें जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा,
कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स 2026 में साउथ एशिया अवार्ड किसने जीता? ऑप्शन ए गीता वर्मा, ऑप्शन बी सोमा मंडल, ऑप्शन सी सीमा रानी, ऑप्शन डी अर्चना सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सोमा मंडल। तो सोमा मंडल ने कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 में साउथ एशिया अवार्ड जीता है। यह सम्मान शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान योगदान और छात्रों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव के लिए दिया जाता है। तो सोमा मंडल को मिला है साउथ एशिया अवार्ड, कैम्ब्रिज टीचर अवार्ड 2026। तो उन्हें ये अवार्ड क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने जो स्टूडेंट्स हैं उनको और ज़्यादा अवेयर चेताया, जागरूक किया है क्लाइमेट चेंज के बारे में, सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण है उसकी जिम्मेदारियों के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 7 मई, ऑप्शन सी 9 मई, ऑप्शन डी 12 मई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7 मई। तो रविंद्रनाथ टैगोर जयंती कब मनाई जाती है? 7 मई को। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती प्रत्येक वर्ष 7 मई को मनाई जाती है। टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। वे भारत के महान कवि, साहित्यकार, संगीतकार, चित्रकार और दार्शनिक थे। उन्हें उनकी प्रसिद्ध कृति गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, जिससे वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई बने थे। उन्होंने भारत का राष्ट्रगान जनगण मन तथा बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला भी लिखा। टैगोर ने शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान दिया था। शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। उनकी जयंती भारत में साहित्य, कला और संस्कृति के सम्मान के रूप में मनाई जाती है। तो ये उनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी है? ये उनकी 165वीं बर्थ एनिवर्सरी है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को ही गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर जयंती की, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो अभी जो हमारा कैलेंडर है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो वो होगी 7 मई को, लेकिन बंगाली कैलेंडर के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो है 9 मई 2026 को। इनके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट अभी मैंने बताया कि ये पहले एशियाई थे जिन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। और नोबेल पुरस्कार कब मिला था? वो मिला था 1913 के अंदर। किसके लिए मिला था? वो मिला था उनकी जो एक कृति थी गीतांजलि के लिए। उन्होंने जनगण मन लिखा। कब लिखा? 1911 के अंदर लिखा। ये पहली बार, अगर हम जनगण मन की बात करें तो ये पहली बार कब गाया गया? ये कलकत्ता सेशन के अंदर जो इंटरनेशनल कांग्रेस का हुआ था 27 दिसंबर 1911 को पहली बार गाया गया। और ये 24 जनवरी 1950 को जो जनगण मन है वो नेशनल राष्ट्रीय गान के रूप में अडोप्ट किया गया। और उन्होंने बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी लिखा, अमार सोनार बांग्ला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी मुफ्त सर्विस वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल किसने शुरू की? ऑप्शन ए जेपी नड्डा, ऑप्शन बी मनसुख मंडाविया, ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन डी अश्विनी वैष्णव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मनसुख मंडाविया। तो केंद्रीय मंत्री के हैं जो मनसुख मंडाविया हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं श्रमिक और रोजगार के। तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल शुरू की। इस पहल का उद्देश्य कामगारों के स्वास्थ्य की नियमित जांच सुनिश्चित करना और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके तहत विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। और ये किस एज के वर्कर्स के लिए होगा, लेबर्स के लिए होगा? ये होगा 40 और उससे अबव के लिए। तो इसको लॉन्च कहाँ से किया गया? ये लॉन्च किया गया ESIC मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से इन बसैरपुर न्यू दिल्ली से इसको लॉन्च किया गया। इस मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से इसको लॉन्च किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 मई, ऑप्शन बी 7 मई, ऑप्शन सी 8 मई, ऑप्शन डी 10 मई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 8 मई। तो विश्व रेड क्रॉस डे जो है, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है हर वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। यह दिन रेड क्रॉस आंदोलन के संस्थापक हेनरी
ड्यूनॉट की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हेनरी ड्यूनॉट को वर्ष 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। इस दिवस का उद्देश्य मानवता, सेवा, राहत कार्य और आपदा सहायता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। और इस डे को अगर हम बात करें, ये उन मिलियंस जो लाखों जो वॉलेंटियर्स हैं या फिर ह्यूमैनिटेरियन जो मानवाधिकारों जो वर्कर है, उनके ओनर में मनाया जाता है, जो सहायता प्रदान करते हैं, जो मदद करते हैं लोगों की जब डिजास्टर्स आते हैं, मतलब आंधी तूफान या फिर और या फिर जो मेडिकल इमरजेंसी जो होती हैं, उन सब में जो है जो ये वर्कर्स हैं, ये जो अपना काम करते हैं, उनके ओनर में ये रेड क्रॉस डे जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है वो मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। जो अभी हमने बात की हेनरी ड्यूनेट, तो इनको पहचान कहाँ से मिली? इनकी अगर एक बात करें तो इन्होंने ये जाने जाते हैं अपने एक ह्यूमैनिटेरियन वर्क के द्वारा। एक मानवता का एक कार्य इन्होंने किया था कि जब जो बैटल 1869 के अंदर एक बैटल हुआ, बैटल ऑफ सोल्फेरिनो, उसके अंदर जो हजारों जो घायल सैनिक थे उन्हें ऐसे ही बिना किसी मेडिकल केयर के छोड़ दिया गया था। तो इन्होंने उनकी मदद की थी, तो वहाँ से इन्हें एक याद किया जाता है कि मानवाधिकारों के लिए इन्होंने बात की, एक फंड इन्होंने चलाया था। तो जो इसलिए जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है वो इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है 8 मई को। तो पहला जो ऑफिशियल रेड क्रॉस डे था वो कब मनाया गया? वो मनाया गया 1948 में। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, विश्व ओवेरियन कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 6 मई, ऑप्शन बी 7 मई, ऑप्शन सी 8 मई, ऑप्शन डी 9 मई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 8 मई। तो विश्व ओवेरियन कैंसर दिवस हर वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं में ओवेरियन कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना, शुरुआती पहचान को प्रोत्साहित करना और उपचार संबंधी जानकारी फैलाना। यह दिवस महिलाओं के स्वास्थ्य और कैंसर रोकथाम के महत्व को उजागर करता है। तो विश्व ओवेरियन दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। और 2026 में जो विश्व ओवेरियन दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी? नो वुमन लेफ्ट बिहाइंड। ये पहली बार कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 2013 में। किसने लॉन्च किया था? टारगेट ओवेरियन कैंसर के अंदर। जो टारगेट ओवेरियन कैंसर है वो एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है यूके का, तो इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 6 मई, ऑप्शन सी 8 मई, ऑप्शन डी 9 मई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 8 मई। तो विश्व थैलेसीमिया दिवस हर वर्ष जो 8 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है थैलेमीशिया रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना, समय पर जांच और उपचार को प्रोत्साहित करना तथा इस अनुवांशिक रक्त विकार से प्रभावित लोगों को सहयोग प्रदान करना। जो थैलेसीमिया जो है वो एक अनुवांशिक जो इनहेरिटेड हम कहेंगे, जो हमारे फोर फादर्स जो हमें मिलती है, एक ब्लड का डिसऑर्डर है, एक ब्लड की जो खून की बीमारी है। इसके अंदर क्या होता है, ये अफेक्ट करता है हमारी बॉडी को। जो हेमोग्लोबिन जो बनाता है उसको ये अफेक्ट करता है। हेमोग्लोबिन का काम होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना, तो ये उसके जो उत्पादन को है अफेक्ट करता है। अभी जो 2026 में जो वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी हिडन नो मोर फाइंडिंग द अनडायग्नोस्ड स्पॉटिंग द अनसीन। मतलब कोई और नहीं छुपा होगा, जो जिन लोगों का इलाज नहीं हुआ है, जिन लोग उपचार में नहीं है, उन्हें पहचाना जाएगा और उनका उपचार किया जाएगा। कोई भी मतलब बिना इसके सहयोग के नहीं रहेगा। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो अभी से लेके पीछे तक हमने बहुत सी इम्पोर्टेंट डे थी। जैसे 1 मई से हमने शुरुआत की थी, तो 1 मई को कौन सा डे मनाया जाता है? 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। उसके साथ साथ गुजरात डे भी मनाया जाता है, उसके साथ साथ महाराष्ट्र डे भी 1 मई को ही मनाया जाता है। फिर अगर हम बात करें 4 मई की, तो 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है। फिर बात करें हम
3 मई की 5 मई की, तो 5 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड अस्थमा डे। अब अगर हम बात करें 7 मई की, तो 7 मई को कौन सा डे मनाया जाता है? 7 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा 8 मई। तो 8 मई को कौन सा डे? 7 मई को एक और चीज़ मनाई जाती है, हम भूल गए, वो रविंद्रनाथ टैगोर जयंती भी 7 मई को मनाई जाती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 8 मई को, तो 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। फिर 8 मई को एक और डे मनाया जाता है, वो है वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे। फिर 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी 8 मई को मनाया जाता है। तो ये सब आप याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने ओडिशा तट के पास किस प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण किया है? ऑप्शन ए आकाश एनजी, ऑप्शन बी अग्नि 5, ऑप्शन सी तारा, ऑप्शन डी तेजस MK2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तारा। तो तारा का जो है डीआरडीओ और भारत ने जो है सफल परीक्षण किया है। तो तारा का अगर हम फुल फॉर्म जो आईएफ ने, डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने तो उड़ीसा तट के पास पहली बार तारा प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया है। यह परीक्षण भारत की रक्षा तकनीक और स्वदेशी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तारा का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, तारा क्या है? तारा है टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन। ये एक मॉडर्न ग्लाइड वेपन किट है जो इसका जो ट्रायल किया गया, सक्सेसफुल ट्रायल, वो किस से किया गया? वो किया गया जैगुआर एयरक्राफ्ट से। तो याद रखना, तो डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने ओडिशा तट के पास किस प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण किया है? वो किया है तारा का। तारा की फुल फॉर्म है टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन। ओके, तो ये थोड़ा सा हमें कुछ है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जिनकी जयंती अभी 7 मई को मनाई गई, तो उनकी एक उन्होंने कुछ कोट्स थे उनके, वो हैं, सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल जानकारी नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को सभी अस्तित्व के साथ सामंजस्य में लाती है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के कुछ कोट्स थे जो आज इसमें हमने लाइव वीडियो के अंदर मैंने बताया है उनकी याद में। ओके फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपको थैंक यू। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आगे ऐसी ही करंट अफेयर्स की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।